गुड इवनिंग। आज से जैसा कि हम लोग को पिछले जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के जो एक कार्यक्रम चल रहा था कि अगस्त में होगा। और बिहार सरकार थोड़ा सा एक्टिव मोड पर आ गई और वो मार्च में ही एग्जाम लेने को तैयार बैठ गई। अब इतना कम समय हम लोग के पास बच रहा है कि इतने कम समय में कितना जल्दी से जल्दी पॉलिटिकल साइंस को हम कितना आसानी से कवर कर पाए, किस रूप में कवर कर पाए, ताकि हमें कम से कम वहां पर अच्छा रिजल्ट मिल सके। इसी को लेकर के जो मेरा उद्देश्य है कि एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग, जिसको नाम दिया है सफलता सीरीज। और इस सफलता सीरीज में 1000 को प्लस क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे एक एक वाइज। और हम लोग जो चर्चा करेंगे इस सफलता सीरीज में, हम लोग पूरे पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का उल्लेख करेंगे। इंडियन पॉलिटी की चर्चा करना है। हम जो सिलेबस जो बताना चाह रहे हैं इसमें सफलता सीरीज में, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा सिलेबस होगा, जो हमारा सिलेबस होगा, तो इस सिलेबस में हमारा जो टॉपिक रहेगा राजनीति विज्ञान का, उसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। राजनीति विज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध के टॉपिक्स रहेंगे इस सीरीज में। और यहाँ पर जो मेरा जो कहना है कि जो टॉपिक्स जो रहेगा इस सीरीज के तहत, जो एक तो राजनीति विज्ञान हमारा पूरा रहेगा, राजनीति विज्ञान का टॉपिक्स रहेगा। और राजनीति विज्ञान में विचार, विचारक, राज व्यवस्था और तुलनात्मक राजनीति से सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तुलनात्मक राजनीति, सारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चंस रहेगा वहां से डील करेंगे। और साथ ही यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के भी डील करेंगे। ध्यान रखिएगा इस पार्ट में, इस मेरा जो ये बताने का जो मेन उद्देश्य है, यहाँ पर अगर दिख रहा है सभी को, तो यहाँ पर आप देखिएगा इस पार्ट में हम लोग जो हैं सिद्धांत राजनीति विज्ञान का उल्लेख करेंगे और साथ साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों का, राजनीति विज्ञान में विचार, विचारक, राज व्यवस्था और तुलनात्मक राजनीति का। और हमने यहाँ भूमिका भी लिखी है कि 6-8 में आपका राज व्यवस्था और शासन से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछेगा, साथ साथ ही विचार से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछेगा। तो 9th-10th में तो राज व्यवस्था के साथ साथ विचार और विचारक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे और तुलनात्मक राजनीति से भी क्वेश्चन पूछेगा। 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि पॉलिटिकल साइंस का इस सीरीज में पॉलिटिकल साइंस प्लस आईआर के सारे क्वेश्चंस को डील कर सकें। चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस वाइज हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज जो हमारा जो पहला जो राउंड होगा, जो पहली शुरुआत होगी, वो भारतीय राज व्यवस्था और उसके शासन से होगा। हमारी जो शुरुआत आज से जो हो रही है सब सीरीज की, उसकी शुरुआत हमारी होगी जो भारतीय राज व्यवस्था और शासन से होगा। तो चलिए भारतीय राज व्यवस्था और उसके शासन से संबंधित क्वेश्चंस को डील करने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 383 से हमारा भारतीय राज व्यवस्था और शासन तंत्र का क्वेश्चन है। इसके पहले तक पॉलिटिकल साइंस, विचार और विचारक का था, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारी पहली जो शुरुआत है वह शुरुआत भारतीय राज व्यवस्था से है। चलिए भारतीय राज व्यवस्था से क्वेश्चंस को हम लोग डील करना शुरू कर देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 383 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भारतीय राज व्यवस्था का, वह है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन की सलाह पर, तो संविधान सभा के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था, संविधान सभा जो बनी थी उसका मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना।
और भारत के लिए जो संविधान बनेगा वो भारत की सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक परंपरा और भारत के मूल वैश्विक मूल सिद्धांतों से जोड़ करके बनेगा। संविधान की परिभाषा है बंधु, संविधान सभा का जो बना था, उस संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। और संविधान का मतलब होता है वह लिखित दस्तावेज, वह लिखित दस्तावेज जो मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है और जिसके माध्यम से शासन और प्रशासन का संचालन किया जाता है। वह लिखित दस्तावेज, लिखित और अलिखित दस्तावेज, सिर्फ लिखित नहीं, लिखित और अलिखित दस्तावेज जो मूल सिद्धांतों पर आधारित हो और जिसके माध्यम से शासन और प्रशासन का संचालन किया जाता है। यह मूल सिद्धांत, यह जो संविधान बनाओ, भारत की ऐतिहासिक परंपरा, भारत के सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बना और जिसकी शुरुआत संविधान सभा द्वारा की गई। और इस संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सलाह पर हुआ था। कैबिनेट मिशन की सलाह पर हुआ था इस संविधान सभा का, जिसकी पहली मांग, प्रथम मांग, संविधान सभा की प्रथम मांग 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा की गई थी। और जिसको बाद में शुरुआत 1942 जब क्रिप्स मिशन आया तो उन्होंने भी कहा कि संविधान सभा होना चाहिए, लेकिन कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होना चाहिए। इस संविधान सभा में संविधान निर्माण करने के लिए कई समिति का गठन किया गया। प्रारूप, अंबेडकर साहब के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया गया। आपका राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संचालन समिति का गठन किया गया। मौलिक अधिकार समिति का गठन सरदार पटेल साहब के नेतृत्व में किया गया। नहीं, उद्देशिका समिति का गठन आपका जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। तो इस प्रकार कई समितियों का गठन किया गया। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तब बी.आर. अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें ही अंतिम स्वरूप देना था। यही अंतिम स्वरूप देते संविधान को। इसीलिए जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के उप समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका समिति के अध्यक्ष थे। उद्देशिका समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जबकि कह रहा है क्वेश्चन क्या, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे और जिन्हें यही अस्थाई अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक में इन्हें ही अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को, और जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। क्लियर? तो कह रहा है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से तीनों नहीं है बंधु, इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी, इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑलरेडी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 383 नंबर का क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं ई होगा। चलिए आगे आते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? किस वर्ष? संविधान सभा द्वारा, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो संविधान सभा द्वारा कौन? तो जो संविधान, तो इसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और अगर कहेगा भारत में लागू कब हुआ, भारत में लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, तो यह लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। अभी हाल ही में, अभी 26 जनवरी का समय बीता है ना, जब गणतंत्र दिवस मनाया गया। नहीं, तो यह लागू कब हुआ, तो भारत में लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को संविधान दिवस मनाया जाता है। अच्छा,
एक बात समझ लीजिए, संविधान सभा, संविधान सभा का मूल उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, जिसमें जिसमें 299 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें 299 सदस्य भाग लिए। हालांकि टोटल चुनाव 389 सदस्यों का हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग और अन्य के विरोध के कारण टोटल 299 सदस्य ही भाग लिया था। और इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, और अप्रत्यक्ष रूप से 1935 अधिनियम में जो 37-38 का जो चुनाव हुआ था, 1937-38 का 1935 अधिनियम के अनुसार, उसी प्रांतीय विधानसभा से, प्रांतीय सभा से जो बना था, उसी के सदस्यों में से चुने गए थे, और इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी थी। तो इसलिए, और कहेगा कितनी, तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक तो कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको संविधान को अंगीकृत कर लिया, और उसी दिवस को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके द्वारा जुड़े गए थे? अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, और इन्हीं के कारण बिहार का 1912 में बिहार, इन्हीं और महेश्वर प्रसाद के प्रयासों के कारण ही 1912 में जो बिहार है, जो अलग राज्य बना था, वह इसे बंगाल से हट करके, और ये जो जुड़े हुए थे वह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी, और सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता करते हुए बताया कि और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई थी, और इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने ही अपनी पत्नी के नाम पर, उनकी पत्नी का नाम राधिका था, सिन्हा लाइब्रेरी का निर्माण किया है पटना में। क्लियर? तो यह तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? 26 नवंबर जब 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया, जब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया, तो फिर 2 महीने की देरी क्यों संविधान सभा द्वारा इसे संविधान को लागू करने के लिए 26 नवंबर का इंतजार करना पड़ा? एक्चुअली 26 जनवरी का इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली 26 जनवरी 1930 में ही लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने भारतीय झंडा फहराया था, और कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी थी 26 जनवरी 1930 को। इसे 26 जनवरी 1930 ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख दिन था। यही कारण है कि इस तिथि को 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी 26 जनवरी 1930 को। यही कारण था कि कांग्रेस ने, यानी कि भारत ने, जब संविधान सभा द्वारा बन गया तो इसको 26 जनवरी को लागू किया। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? मैंने कहा ना कि कई समिति बनी थी, और लगभग प्रारूप समिति को संविधान का अंतिम रूप देने का अधिकार दिया गया। संविधान को अंतिम रूप देने का अधिकार प्रारूप समिति को दिया गया था, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष थे वह अंबेडकर साहब थे।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो अंबेडकर साहब थे, लेकिन प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी खेतान, सादुल्ला, क्लियर, के एम मुंशी, अंबेडकर, सब मिलाकर लगभग 7 सदस्य थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, और जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। इसके अतिरिक्त के एम मुंशी भी थे, के एम मुंशी भी थे, अंबेडकर साहब भी थे, अंबेडकर साहब भी थे, खेतान भी थे और सादुल्ला भी थे। तो टोटल 2, 3, 4, 5, 6 एक और सदस्य था जिन्होंने इसके सदस्य बने। तो टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, जो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा, उद्देशिका समिति के थे। और इन्होंने तो कहेगा कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो गोपाल स्वामी अयंगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो कहेगा क्या है, तो एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए अब आगे 388 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहां से ली गई है। राज्यों का संघ जो है, देखिए संघ दो विचार दो पर बनता है। संघ का मतलब समूह होता है, संघ मतलब समूह हो गया। तो 2 प्रकार से समूह बनता है। एक जो समूह बनता है वह समझौते के आधार पर बनता है, और एक समूह जो बना वो विचारधारा के आधार पर बनता है, विचारधारा के आधार पर बनता है। अमेरिकी जो संघ है, जो अमेरिकी संघ है, वह समझौते के आधार पर बना है, इसलिए उसको फेडरल स्टेट कहते हैं, इसलिए उसको फेडरल स्टेट कहते हैं। और भारतीय जो संघ है वह विचारधारा के आधार पर बना है, इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। आर्टिकल 1 में भारत एक संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 1 में कहा गया है ना कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है। फेडरल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है समझौते के तहत बनना, और यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है विचारधारा के आधार पर निर्मित होना। लेकिन कह रहा है इस राज्यों के संघ की संकल्पना से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। लेकिन भारतीय संविधान फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं है, भारतीय संविधान यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी विचारधाराओं पर निर्मित है। आप शामिल तो हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 2 कहता है ना कि आप शामिल तो हो सकते, अलग नहीं हो सकते। तो भारतीय संविधान विचारधाराओं से निर्मित है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और जो यह संकल्पना ली गई है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और यह सिद्धांत 3 सिद्धांतों पर आधारित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह 3 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसको बोलते हैं समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर आधारित है डीपीएसपी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में किया गया है और भाग 4 में किया गया है। यह राज्यों को निर्देश देता है कि आप जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। यह राज्यों को निर्देश देता है कि आप जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। तो इसमें तो कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। लेकिन आयरलैंड कहां से लिया है, तो आयरलैंड भी लिया है जो स्पेन से लिया है।
ठीक है, या वेलफेयर स्टेट की बात करता है तो कहेगा क्वेश्चन की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस भाग में स्थापित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में स्थापित है कल्याणकारी अवधारणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर होता जा रहा है। चलिए आगे आगे देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित है, भारतीय संविधान में सम्मिलित है। अगर मूल भाग देखें, मूल सिद्धांत देखें, ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। अगर मूल सिद्धांत देखें, मूल संविधान, तो मूल संविधान में आपको 395 अनुच्छेद दिखाई देगा, 22 भाग दिखाई देगा, परंतु 8 अनुसूचियां दिखाई देगी। यहां पर 12 अनुसूची है, जबकि होना चाहिए था कितना, 8 अनुसूची। तो ये संभव है नहीं, 371 हो नहीं सकता है, 25 भाग हो नहीं सकता है, 372 हो नहीं सकता है। इसलिए ना ये आंसर है ना ये आंसर, नहीं, यह इनमें से आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगर कहेगा कितने, वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में आपका लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद हैं। तो 470 के आसपास तो अनुच्छेद 450 से अधिक अनुच्छेद दिखाई देते हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है। वर्तमान समय में विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें परिवर्तन किया गया। और देखिए ना, पर 11वें, ध्यान रखिएगा, 11वें और 12वें अनुसूची का जो निर्माण हुआ, 11वें 12वें अनुसूची का, वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। प्रश्न पूछेगा 11वां और 12वां अनुसूची का निर्माण किसके माध्यम से हुआ, तो 73वां और 74वें माध्यम से हुआ। 9वें अनुसूची का निर्माण किसके माध्यम से, तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। 10वें अनुसूची का निर्माण किसके माध्यम से, दल बदल कानून के माध्यम से हुआ। 52वें अधिनियम ये संविधान संशोधन के माध्यम से। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपसे जो पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस चलेंगे। चलिए, संसदीय स्वरूप के शासन, अच्छा संसदीय स्वरूप पूछ रहा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में पूछ रहा है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ। तो संसदीय प्रणाली होता क्या है, संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश लोग कहते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था से स्थापित है। भारत में संसदीय प्रणाली प्राचीन काल से स्थापित है, प्राचीन काल से स्थापित है। और जहां पर अपने ऋग्वेद में भी सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। क्लियर। और याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली के तहत ही, संसदीय प्रणाली की विशेषता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधायक, ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे है ना, कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और वहीं अविश्वास, निम्न सदन में अविश्वास प्रस्ताव आता है ना। क्लियर। तो संसदीय प्रणाली की विशेषता है बंधु कि सर कार्यपालिका और विधानमंडल, ऑप्शन है क्या कार्यपालिका और विधानमंडल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, नहीं। कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। यह ऑप्शन गलत हुआ। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शंस की तरफ आते हैं, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। यह भी सही नहीं होगा। अधिक दक्ष तो अध्यक्षात्मक प्रणाली को भी आपको देखना पड़ेगा, अध्यक्षात्मक प्रणाली को भी देखना पड़ेगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, यह सत्य है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर। तो यह आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संसदीय प्रणाली की विशेषता है बंधु कि, ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्रपति होगा जो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाएगा। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। संसदीय प्रणाली की विशेषता है के प्रति उत्तरदायी होगी। और चौथा, ऐसे तो कई सारी विशेषता हैं, चौथा जो आप इसमें देखेंगे
कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा और आपको गोपनीयता पाई जाएगी, गोपनीयता का शपथ लिया जाए, गोपनीयता भी पाई जाएगी। क्लियर। तो इसीलिए और यह व्यवस्था भारत में कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ब्रिटिश व्यवस्था से प्रभावित है। हालांकि ऐतिहासिक परंपरा रही है भारत में कि प्राचीन काल से ही यह व्यवस्था स्थापित है और अर्थशास्त्र में कौटिल्य की लिखी हुई रचना अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि राजा जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा और प्रधानमंत्री मंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री रखेगा और मंत्री अधिकारी के सलाह पर कार्य करेगा। तो अर्थशास्त्र में भी संसदीय प्रणाली, बस उसमें टर्मिनोलॉजी प्रयोग नहीं हुआ है कि अर्थशास्त्र में कि संसदीय प्रणाली, वहां पर भी प्रधानमंत्री जो है, कौटिल्य जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री थे उस समय, वो राजा को सलाह देते थे। क्लियर। तो इसलिए संसदीय प्रणाली भारत में प्राचीन काल से, लेकिन ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू बुक्स ब्रिटिश प्रणाली से, ब्रिटिश व्यवस्था से प्रभावित है संसदीय प्रणाली। और 1861 अधिनियम के तहत, हालांकि अध्यादेश तो 1861 विधायिका की जो कल्पना की गई, तो 1861 अधिनियम के तहत ही ना विधायिका स्थापित किया गया था भारत में। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, अगला क्वेश्चन आइए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, वही क्वेश्चन है। अब संसदीय व्यवस्था से जोड़कर क्वेश्चन पूछा है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ऐसा नहीं है कि सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व, तब विपक्ष में कौन बैठेगा, ये गलत है। पक्ष और विपक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष होता है। हाँ, ब्रिटेन में विपक्ष का भी चुनाव होता है, पक्ष का भी, तो विपक्ष भी तो कोई बनेगा। ठीक है, तो सभी पक्षों का, सभी दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यह आंसर गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और हटाई जा सकती है। हाँ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके तहत हटाई जा सकती है। क्यों? निम्न सदन में, निम्न सदन में भारत में लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में, राज्यों में विधानसभा, 6 राज्यों में विधानसभा है ना, तो विधान निम्न सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसे हटाया जा सकता है यदि सरकार ने अपना विश्वास सदन में खो दिया हो, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसे हटाया जा सकता है। यह इसीलिए संसदीय व्यवस्था में सरकार अस्थिर होती है, अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती, उनके द्वारा हटाई नहीं, लोगों द्वारा निर्वाचित तो होती है, हटाई तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी तो लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। संसदीय प्रणाली व्यवस्था बोल रहा है, प्रणाली बोल रहा है कि संसदीय प्रणाली की विशेषता में, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और अभी मैंने कहा ना, तो इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, भारत में प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। क्या? तो संविधान लिखित होगा? नहीं। मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे? नहीं। जरूरी नहीं है कि संविधान लिखित ही होगा तो प्रजातंत्र होगा। ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित माना जाता है, तो वहां भी तो डेमोक्रेसी है। ये संभव नहीं है कि सिर्फ लिखित होगा वहीं संविधान ये होगा, प्रजातंत्र होगा। हाँ, ये विशेषता मान सकते हैं, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये भी एक विशेषता हो सकती है, लेकिन कह रहा किस पर आधारित है? प्रजातंत्र की आत्मा मानी जाती है निष्पक्ष चुनाव। सरकार, जनता चुनती है किसी को और जनता बदल देती है किसी को भी। निष्पक्ष चुनाव, जनता की सरकारों द्वारा चुनने और बदलने का अधिकार है, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, जिसको आप चुनाव कहते हैं। क्लियर? यही चुनाव जो है लोकतंत्र की आत्मा भी मानी जाती है, और इसीलिए प्रजातंत्र जो डिपेंड करता है वो चुनाव व्यवस्था पर आधारित डिपेंड करता है। और अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो लोकतंत्र प्रभावी बनेगा। और हाल ही में निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कहा कि कमेटी बनाइए, और इसमें है जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों के चुनने के लिए, नियुक्त करने के लिए कमेटी का प्रावधान किया है।
किया था और जिसमें सरकार ने अभी हाल ही में कमेटी बनाई। क्लियर? तो यह क्या है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। जनता की सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान की प्रकृति है, भारतीय संविधान का नेचर क्या है? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का नेचर दोनों है, एकात्मक भी और संघात्मक भी है। एकात्मक का मतलब देखिएगा, संघात्मक का मतलब होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है, शक्तियों का किसमें विकेंद्रीकरण? तो केंद्र में, राज्य में नहीं। और एकात्मक का मतलब होता है कि शक्तियां एक ही जगह केंद्रित होगी, एक ही जगह केंद्रित होगी। भारत में दोनों व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। भारत में इसलिए व्यवस्था है कि 7वीं अनुसूची कहता है, 7वीं अनुसंघ सूची पर कानून जो बनाएगा, संघ सूची पर जो कानून बनाएगा केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर जो कानून बनाएगा वह राज्य बनाएगा, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाएगा और संघ सूची पर कानून केंद्र बनाएगा। परंतु यदि आपातकाल व्यवस्था लागू हो या 356 या कुछ और व्यवस्था, तो आपातकालीन स्थिति में संघ राज्य सूची में निर्मित कानून विषय पर भी संघ कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएगा, परंतु विवाद की स्थिति में संघ यानी कि संसद का फैसला महत्वपूर्ण होगा, केंद्र का फैसला महत्वपूर्ण होगा। भारत में दोनों व्यवस्था अपनाई गई है, राज्य व्यवस्था भी अपनाई गई है यानी एकात्मक व्यवस्था भी अपनाई गई और संघीय व्यवस्था भी अपनाई गई है। इसीलिए यह प्रकृति में तो संघीय दिखता है लेकिन भावना में एकात्मक दिखता है। इसे दोनों पक्ष अपनाया जाता है। और नहीं देखते हैं राज्यपाल की सरकारीय आयोग इसीलिए न कहा था, तो राज्यपाल की नियुक्ति हो, संघीय संघवाद की व्यवस्था हो, सहकारी संघवाद, राजकोषीय संघवाद, जब आप लोग पढ़े होंगे तो संघीय व्यवस्था जरूर पढ़े होंगे। और संघीय व्यवस्था में शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर, हाँ, वह शक्तियां किधर से जाती है, केंद्र से राज्य की तरफ जाती है कि राज्य से केंद्र की तरफ जाती है, ये अलग मुद्दा हो सकता है। परंतु संघीय व्यवस्था में भारतीय संविधान जो है संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मकता का रूप धारण किए हुए है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे जब क्वेश्चंस और आगे बढ़ेगा तो हम आगे उप संघीय व्यवस्था से क्वेश्चंस और मिलेंगे, उसमें भी डिस्कशन होगा। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है? कौन सा जो पार्ट है इनमें से जो उद्देशिका में नहीं है? और उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। और क्या कहते हैं? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बंधु। मूल संविधान में पंथ जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो परिवर्तन किया गया उद्देशिका में, तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर है, पंथ और धर्म अलग अलग शब्द है। क्लियर? इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द मैं बोल रहा हूं। तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और संविधान में क्या क्या है? तो विचार की स्वतंत्रता रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है और विश्वास की भी स्वतंत्रता है। विचार और विश्वास की स्वतंत्रता है तो एक से अधिक ना हो जाएगा। विचार और विश्वास की स्वतंत्रता है उद्देशिका में। तो कह रहा कौन समाविष्ट नहीं है? तो यहाँ तीनों समाविष्ट हैं, ठीक है। तो तीनों, तो कौन समाविष्ट नहीं है? तो ई आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों अगर कहता समाविष्ट कौन है, कौन शामिल है, तो तीनों शामिल है। लेकिन कह रहा कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, तब सब शामिल है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न से किसमें प्रतिबिंबित होता है? निर्माताओं का मत यानी कि संविधान कैसा हो, हम अपने नागरिकों को क्या अधिकार दें, इसे संविधान को परिचय पत्र कहा जाता है। और ये संविधान को उद्देशिका को परिचय पत्र कहा जाता है संविधान का। और संविधान की आत्मा भी उद्देशिका को कहा जाता है।
तो किसमें सन्निविष्ट होता है, किससे पता चलता है? तो यह उद्देशिका से पता चलता है कि वो संविधान निर्माताओं का मत जो है किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो उद्देशिका में। और उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अंबेडकर साहब के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का एक साथ अध्ययन करना, समझना, पढ़ना ही संविधान की आत्मा है। वो अलग अलग आत्माएं हैं। संविधान की आत्मा, संविधान का परिचय पत्र उद्देशिका को, और जब सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता है ना, जहां सुप्रीम कोर्ट को समस्या आती है, तो संविधान की उद्देशिका को ही केंद्र बिंदु में रखता है। ध्यान रखिएगा। और इसीलिए संविधान का अंग केशवानंद भारती मामले में उद्देशिका को संविधान का अंग माना था। उद्देशिका, जिसको आप प्रस्तावना बोलते हैं, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। क्लियर? तो किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 397 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आप लोग लाइक कर सकते हैं, इसमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, इसके संबंध में, संविधान की उद्देशिका के संबंध में, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है किंतु और विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है। बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब गोपालनवाद हुआ तो याद रखिएगा, उद्देशिका को बेरुवारीवाद जब हुआ, ध्यान रखिएगा, बेरुवारीवाद जब हुआ तो उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। संविधान का अंग, उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, का अंग नहीं माना गया था। बेरुवारीवाद में ध्यान रखिएगा, बेरुवारीवाद वो है जो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में बेरुवारी क्षेत्र के विभाजन को लेकर के विवाद हुआ था। और इसी के लिए फिरोज शाह नून और नेहरू के बीच समझौता हुआ था, जिसको नेहरू नून समझौता कहते हैं। मैं पूरा डिस्क्राइब के साथ बताते चल रहा हूं ताकि कम से कम समय में उसको देखा जा सके, तैयारी की जा सके। उद्देश्य यही है, क्योंकि हमारे पास नजदीक समय आ गया है। क्लियर? तो कहा जाता है, तो कहता कि नहीं, बाद में केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। परंतु मैंने कहा ना कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आता है, न्यायपालिका को जब भी समझ में नहीं आता है, तो केंद्र में क्या रखता है? वह रखते हैं उद्देशिका को। तो उद्देशिका को कोई विधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन उद्देशिका को केंद्र मानता है। उद्देशिका को कहता है कि यह संविधान का प्रतिबिंब है, परिचय है। और नहीं लिखा हुआ है, हम आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। तो कहाँ है? तो उद्देशिका में ही तो है। इसलिए इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन संविधान का अंग है। तो किसमें संविधान का अंग माना था? तो वह माना था संविधान का अंग केशवानंद भारतीवाद में। और उसी केशवानंद भारतीवाद में जहां मूल ढांचे की संरचना दी गई थी, 1973 में मूल ढांचे की संरचना केशवानंद भारती मामले में दी गई थी। और उसी में बेरुवारीवाद में माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। वो पहले हुआ था, बाद में पलट दिया अपने निर्णय को। न्यायिक समीक्षा के तहत, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर दिए गए पूर्व निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। तो इस संविधान का तो अंग है, लेकिन विधिक प्रभाव नहीं रखता है। तो क्या है संविधान की उद्देशिका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है एकदम? चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तभी मैंने कहा ना, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौमिक संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए।
पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए। हमारा भारत कैसा हो? तो हमारा भारत संप्रभु हो। हमारा भारत कैसा हो? तो हमारा भारत समाजवादी हो। हमारा भारत कैसा हो? तो हमारा भारत पंथ निरपेक्ष हो। हमारा भारत कैसा? तो लोकतांत्रिक गणराज्य हो। क्रम दिखता है। क्लियर? इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए आंसर हो जाएगा बी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी नहीं, प्रजातंत्र थोड़े ना है। पहले क्या है? तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए, तब बी हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, और मैं बार बार कह रहा हूं कहां से शुरू हो रहा है? हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया। कुछ लोग कहते हैं ना कि संविधान उधार का थैला है क्या, संविधान ब्रिटिशों की देन है क्या? ये अलग व्याख्या है, लेकिन भारतीयों ने संविधान बनाया है और भारतीयों ने इसे अंगीकृत किया है, अपने ऊपर लागू किया है। संविधान सभा में सब भारतीय थे, इसलिए ना साइमन कमीशन का विरोध हुआ था कि आए थे संविधान निर्माण करने के लिए, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, है ना? तो कहता संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो कहां से आरंभ होती है? हम भारत के लोग से आरंभ होती है। नहीं, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के, तो हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। संविधान की आत्मा क्या है? 400वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की आत्मा क्या है? तो अभी मैंने कहा ना, संविधान की आत्मा किसको कहेंगे? प्रस्तावना को। अंबेडकर साहब ने इसको कहा है। अगर कहेगा कि अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तब 32 कहलाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तब मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। और अगर कहेगा मौलिक अधिकार की आत्मा किसको कहेंगे, तो आर्टिकल 19 को मौलिक अधिकार की आत्मा कहेंगे। याद रखिएगा, 4 आत्माएं हो गई। संविधान की आत्मा प्रस्तावना, अंबेडकर साहब के अनुसार अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक अधिकार की आत्मा कौन? तो मौलिक अधिकार की आत्मा आर्टिकल 19। तो संविधान आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है? अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आए। हम भारत के लोग, अगले क्वेश्चंस की तरफ आए। हम भारत के लोग, हाँ, अब ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग देखे कितना सीट है, ये आपको देखना है दामोदर जी, कितना सीट है। लेकिन मैं इतना जान रहा हूं कि मेरे लिए तो एक ही सीट है भाई, ठीक है? मैं ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाता कितना सीट है कितना, मेरे लिए तो एक ही सीट है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि टीजीटी में 40 पॉलिटिकल साइंस में अगर 6/8 में 40 क्वेश्चंस आ रहा है, 40 क्वेश्चंस का ही है, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता, विश्वास है इतना कि हम 30+ क्वेश्चंस में सही करके आएंगे। 30+ क्वेश्चंस, 9th-10th में भी हम 30+ क्वेश्चंस की संभावना देखते हैं। और अगर 11th-12th की बात करूं तो मेरा उद्देश्य है कि हम 65+ क्वेश्चंस को साथ लेकर के चलें। 65+ क्वेश्चंस, ये हम कर लेंगे, ये मुझे पता है कि हम कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस डील कर लेंगे, एक एक क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए, इसीलिए टीजीटी पीजीटी साथ लेकर के चल रहे हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ आइए। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? एक प्रस्ताव, सारे क्वेश्चन एक बार डील कर लेते हैं, एक एक करके सारा क्वेश्चन डील कर लेते हैं। हम भारत के लोग प्रस्तावना कहां उल्लेख किया गया? तो प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, अभी मैंने चर्चा किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। कहीं दिमाग नहीं लगाना, अभी चर्चा किए थे। 402 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ध्यान रखिएगा, भारतीय समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। इस बार बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था, 69th या 68th में, मैं भूल गया। क्लियर? तो 69th या 68th में पूछा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
42वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वां नहीं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जिसको आप मिनी संविधान कहते हैं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसको आप मिनी संविधान कहते हैं। और मिनी संविधान के तहत ही, यानी उस संविधान संशोधन के तहत ही बहुत सारे यहां तक कि समवर्ती सूची में भी परिवर्तन किया गया था। राज्य सूची से कुछ विषय को उठा करके समवर्ती सूची में भी डाला गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसको मिनी संविधान कहते हैं। और इसी के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस संबंध जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। इसमें अखंडता भी मिला लीजिएगा, तो अखंडता भी जोड़ा गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? तो केशवानंद भारतीवाद में दिया गया। याद रखिएगा तीनों वाद। 1950 में गोपालनवाद हुआ है। एक गोपालनवाद, AKG बोलते हैं इसको, एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और इनको निवारक नजरबंदी के तहत इनको कैद करके रखा गया था। गोपालनवाद 1950 में हुआ, इनको निवारक नजरबंदी के तहत कैद करके रखा गया। तो इन्होंने याचिका दायर की थी अनुच्छेद 32 में। जब ये संविधान बन गया तो 1950 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और कहा कि देखो जी, हम पर निवारक नजरबंदी जबरदस्ती पूर्वक लागू किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा निवारक नजरबंदी की नहीं, यदि राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है तो कानून प्रमुख होगा। कानून प्रमुख, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां संकीर्ण व्याख्या की थी आर्टिकल की और कहा कि निवारक नजरबंदी को रखा जा सकता है अगर राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है तो 1950 में निवारक नजरबंदी से जोड़ करके यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निवारक नजरबंदी जो है वह 22वें आर्टिकल 22वें में उल्लेख है। निवारक नजरबंदी गोलकनाथ 1967 में हुआ था और गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गोलकनाथ मामले में, कि फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती मामले में ही मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लाया गया था और यहीं से मूल संरचना तो केशवानंद भारती मामला माना जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मूल संरचना का सिद्धांत कहां पर, कौन से वाद में प्रतिपादित किया गया? तो केशवानंद भारती मामले में लाया गया था। क्लियर, समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ आइए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता बड़ा चर्चा में है आजकल, नागरिकता का टॉपिक नागरिकता से संबंधित है भारतीय संविधान का। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाएगा तो एक ही कानून बना सकता, वह है सिर्फ संसद। नागरिकता के संबंध में सिर्फ संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, और इसका उल्लेख 5 के भाग 2 में किया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात, संसद एकल नागरिकता दी जाती है, एकल नागरिकता दी जाती है भारत में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है, यानी केंद्र और राज्य दोनों द्वारा दिया जाता है। भारत में सिर्फ केंद्र द्वारा दिया जाता है एकल नागरिकता। वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण होता है, वोटर आईडी आपका, जबकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है। हाँ, हालांकि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा गया वो अलग बात है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो नागरिकता भारत में एकल दी जाती है और यह नागरिकता दो दी जाती है वह संसद के माध्यम, संसद ही इसमें संशोधन करेगा। और संसद ने ही CAA कानून 2019 में लाया था। संसद ने ही CAA कानून 2000, अभी तक हाल ही में चर्चा है ना कि CAA कानून लागू होगा,
यह संसद द्वारा लाया गया था। CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब तक नागरिकता अधिनियम में 4 बार संशोधन हो चुके हैं। 1986 में, 2003, 2005, कई बार 1986, 92, 3, 5, 2015 और 2019 कई संशोधन हो चुके हैं। 86, 92, 3, 5, 15 और 19, यानी 6 बार संशोधन हो चुके हैं नागरिकता में। क्लियर। और यह सभी संशोधन ऐसे कहलाते हैं: नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, और ये जितने भी संशोधन होते हैं ना, 1955 अधिनियम, 1955 नागरिकता अधिनियम के तहत होते हैं। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर आइए, तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। 404 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। नागरिकता संशोधन कब पारित है? अभी मैं नागरिकता संशोधन अभी वही बात कर रहा था। कब पारित किया गया है? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है। तो ये कुछ बातें एक बार याद रखने की चीज है। चलिए 406 नंबर, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं, केवल भाषाएं नहीं, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। भारतीय संविधान दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, तो धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। क्लियर हो गया। 406 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 407, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। और उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। 14 से लेकर के 18 तक में किया गया। तो कहां से किया गया? 14 से लेकर के 18 तक में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद में। तो आपसे पूछा जाएगा केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर, तो अनुच्छेद 15। लोक नियोजन तो 16, अस्पृश्यता 17, उपाधियों का अंत 18, है ना। इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना। तो इस तरीके से तो कौन सा 14 लेकर के 18 तक में किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में किस एक अधिकार को, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा माना गया है? संविधान की आत्मा माना गया। और मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले कि संविधान की आत्मा किसके द्वारा माना गया था? तो प्रस्तावना को संविधान, लेकिन अगर अंबेडकर साहब लिख देगा तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को माना गया। संवैधानिक उपचार के अधिकार को माना गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है, जिसमें रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करने का अधिकार है। जब राज्य किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी याचिका दायर कर सकता है। और उस याचिका के आधार पर 5 प्रकार के रिट जारी हो सकते हैं, जिसको कहते हैं अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, और एक और है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। ये है, हो गया ना आपका। पहला हो गया अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। 5 प्रकार के रिट जारी करता है। क्लियर। तो अनुच्छेद 32 के तहत, और इसको कहते हैं अधिकारों का संरक्षण करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अगर प्रश्न पूछे अधिकारों का संरक्षण करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, जो सारे अधिकारों का संरक्षण, तो कौन करेगा? तो आर्टिकल 32 यह अधिकारों का संरक्षण करता है। क्लियर, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का फेडरेशन है। भारत राज्यों का समूह, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना बंधु।
अभी मैंने कुछ देर पहले कहा ना, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, राज्यों का समूह का मतलब फेडरेशन भी हो सकता है, राज्यों का समूह का मतलब यूनियन भी हो सकता है। अब यहां पर प्रश्न आता है, आंसर क्या होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि राज्यों का समूह तो है ही, लेकिन राज्यों का यूनियन भी तो है। यह बोर्ड पर डिपेंड करेगा कि क्या मानेगा, डी को ऑप्शन मानेगा कि सी को मानेगा। ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म है कि ये नहीं होगा, ये अमेरिका का है, ये अमेरिका का है। लेकिन भारत राज्यों का भी तो संघ है, राज्यों का भी तो समूह, राज्यों का जो समूह उसको यूनियन कहा गया है। भारत राज्यों का समूह तो यूनियन कहा गया, इसलिए आंसर मेरे अनुसार इसका आंसर जो होगा वह डी होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। लेकिन यह बोर्ड पर डिपेंड करेगा कि राज्यों का यूनियन भी मान सकता है। इसके पीछे रीजन है कि यहां पर यूनियन शब्द का भी उल्लेख है। तब फेडरेशन भी हो सकता है यूनियन, तो फेडरेशन तो भारत है नहीं, यूनियन है। अगर मेरे अनुसार आंसर देखें, एक्चुअली इसके अनुसार तो आंसर डी होना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार अगर आंसर देखें, अब बोर्ड जहां तक जाएगा तो बोर्ड यूनियन पर मानेगा, क्योंकि राज्यों का समूह फेडरेशन भी हो सकता है, फेडरेशन भी हो सकता है और यूनियन भी हो सकता है। लेकिन यहां पर यूनियन ऑलरेडी दिए हुए हैं ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं अंतिम क्वेश्चंस इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर अगले वीडियोज में चर्चा करूंगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन 410 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद रखिएगा संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार है। नहीं, फेडरल ऑफ स्टेट में होता है, जहां समझौता और समझौता दो पक्षों के बीच होता है, तो सब सैद्धांतिक रूप से वो अलग हो सकता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स विचारधाराओं के आधार पर निर्मित है और इसका मतलब है शामिल हो सकते, अलग नहीं हो सकते। इसलिए आर्टिकल 2 में भी लिखा हुआ है शामिल हो सकता, अलग नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है लेकिन अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को मान्यता दी। भाषाई राज्यों के गठन के लिए 3 कमेटी बनी थी। भाषाई राज्यों के गठन के लिए 3 कमेटी बनी थी, जिसमें एक कमेटी थी एसके धर कमेटी, दूसरा कमेटी थी जेबीपी समिति कमेटी, दूसरा कमेटी थी और तीसरा था फजल अली आयोग के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन कमेटी, राज्य पुनर्गठन आयोग। इन दोनों कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। उस जेबीपी कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। क्लियर? उस जेबीपी कमेटी में ये दोनों थे। और जबकि फजल अली आयोग कमेटी जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है और इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग ने जरूर कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो जेबीपी कमेटी ने इसके धर कमेटी सही है, करा कौन सा सही है? तो इसके धर कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों की जगह प्रशासनिक सुविधा को महत्वपूर्ण माना और जेबीपी समिति ने भी पुनर्गठन आयोग के पक्ष में नहीं थी। जेपी समिति ने भी प्रशासनिक सुविधा को माना, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात नहीं कही थी। इसलिए दोनों सही है, एक गलत हो गया, बी और सी सही है बंधु, बी और सी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो आज हम 410 नंबर तक के क्वेश्चंस को रखते हैं। समय लगभग 9 बजने वाला है। ठीक है, कल हमारी मुलाकात इसी समय 8 बजे से होगी और हम कह रहे हैं ना कि एक एक पार्ट को बेहतरीन के साथ डिस्कशन करते हुए लेकर के आएंगे। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को हम दिक्कत नहीं होने देंगे। जो जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं उनको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। आपका लगभग टीजीटी और पीजीटी में 40 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 30 प्लस क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। बनाना आपके हाथों में, मैं बता रहा हूं, समझना। इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा, सारे वीडियोस को। और आप पीजीटी वाले क्वेश्चंस में भी अगर 80 क्वेश्चन है पीजीटी वाले में पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि आईआरबी है, तब वहां पर भी हम विश्वास रखते हैं कि 60-65 प्लस क्वेश्चंस लेकर के आ जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में 8 बजे दोबारा हम आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, दूसरे लोगों तक भी आप भेजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।